दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज अपने कि एनटीपीसी जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का 7 अगस्त को पेपर हुआ है। तो पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम अपने दूसरे और तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले होंगे। ठीक है, तो अगर पहली बार चैनल पे आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो जो आया है एग्जाम में, वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई थी? तो 2007 में वोडाफोन कंपनी भारत में आई थी। अगला फिर हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आया है कि देखो रेलवे हेडक्वार्टर्स जो हैं, तो पूछा गया है उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा टोटल जोन याद रखना है कि रेलवे में इस समय टोटल 18 जोन है और 18वां जोन जो है विशाखापट्टनम बना था। अब हम कुछ हेडक्वार्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में। तो नॉर्थ रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जो गोरखपुर में स्थित है। नॉर्थ सेंट्रल का हेडक्वार्टर इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जयपुर में देखने को मिलेगा, जो कि पूछा गया एग्जाम में। ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा और वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई में देखने को मिलेगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। साउथ रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में देखने को मिलेगा। साउथ रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में। और साउथ सेंट्रल रेलवे जो सिकंदराबाद देखने को मिलेगा यहाँ पर, सिकंदराबाद में साउथ सेंट्रल। और साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, जबकि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय हुबली में। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई बीटी, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, सबको याद भी होता है। और मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर नवी मुंबई में मिलेगा। देखो कोंकण का मतलब आप उधर मत पहुंच जाना, गोवा में। ठीक है। और साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में। और 19वां देखो जो अभी इस समय बना है वो है मालेगांव, गुवाहाटी का। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर ये मालेगांव गुवाहाटी में बना है। तो चलिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, तो इनको एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2024 का मेंस आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो ये देखो ग्रेजुएट लेवल में भी आया था, इसमें भी फिर से आ गया कि जसप्रीत बुमराह ने 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर का सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है ट्रॉफी ये। और महिलाओं की बात करते हैं तो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जो है स्मृति मंदाना को मिला था। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो स्मृति मंदाना को महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? तो हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में स्थित है, जिसे हम एल्कलाई मेटल कहते हैं। ग्रुप 2 में एल्कलाई अर्थ मेटल देखने को मिलेंगे। आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप होते हैं और पीरियड जो होते हैं वो सिर्फ 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो पीरियड फर्स्ट और ग्रुप 1 में हाइड्रोजन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था और ये तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग होकर बन गया था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आपके कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है क्या कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा सदन में कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक बहुमत भी अनिवार्य होता है। संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत से किया जा सकता है? तो संसद के सामान्य बहुमत से, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये आपके 50% या 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। लेकिन संसदीय कानूनों में संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मंत्रियों को बढ़ते क्रम में बताना है कि जो कि न्यूनतम से अधिकतम हो, जैसे कि राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो पता है आपको सबसे पहले सबसे छोटे जो पद पे होते हैं वो होते हैं उप मंत्री, उसके बाद फिर राज्य मंत्री और लास्ट में जो होते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री, ये आते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो ये तीनों का क्रम याद रखेंगे। देखो
इसी का ऑर्डर यहाँ पर नीचे दिया गया है आंसर में। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। उप मंत्री मतलब सबसे कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, राज्य मंत्री मध्य स्तर का, कैबिनेट मंत्री सबसे वरिष्ठ और शक्तिशाली पद होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो कब लागू हुआ था। तो ये 15 जून 2005 को संसद में पारित हुआ था और फिर इसको 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों कि पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। तो पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई उर थी। उर का मतलब गांव होता है और यह स्थानीय स्तर की स्वशासी इकाई थी जहां पंचायत जैसी व्यवस्था कार्य करती थी। पांड्य शासन में प्रशासनिक ढांचा आमतौर पर इस क्रम में होता है: नाडु, कुर्रम, उर। तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है नाडु और सबसे छोटा जो होता है वो उर, जिसको हम ग्राम बोलते हैं, गांव बोलते हैं। तराई और भाबर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो तराई और भाबर के मैदान जो है भारत के उत्तर में हिमालय की तराई में, मतलब हिमालय के नीचे, विशेषकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के भागों में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हिमालय के नीचे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो आया हुआ है कि 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। तो 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया था। किस पर? भक्ति पर दिया गया था। इस काल में भक्ति आंदोलन बहुत प्रचलित हुआ, जिसमें कि भक्ति और सूफी आंदोलन समाज के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इस दौरान दार्शनिक ग्रंथ, वैज्ञानिक विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी थे, लेकिन भक्ति का प्रभाव और महत्व सबसे अधिक था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है, ध्यान नहीं भूलना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो अगला कंप्यूटर से देखो पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर से स्थायी रूप से रिसाइकिल बिन में भेजे बिना हटाने की तकनीक क्या है। तो शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो वो होता है डिलीट दबाते हैं। जब आप केवल डिलीट दबाते हैं तो फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हैं तो रिसाइकिल बिन में फाइल नहीं जाती और परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन आया है कि देखो ताल कटोरा जो गोल चक्कर है, ये इसका निर्माण कहाँ किया गया जा रहा है। तो ये ताल कटोरा का निर्माण, जो गोल चक्कर है, इसका निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है। कंप्यूटर में कंट्रोल और टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसी सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र में खुले हुए टैब्स के बीच आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल की विशेषता नहीं है। तो OH मतलब हाइड्रोक्साइड जो आयन होते हैं अगर प्रेजेंट है तो वो अम्ल नहीं, ये क्षार बन जाता है। पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। शीतोष्ण, ध्रुवीय और समशीतोष्ण नहीं, ये ट्रॉपिकल जोन होते हैं। इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर आसपास का वह क्षेत्र है जहां पर सूर्य की किरणें साल के अधिकतम सीधी डायरेक्ट पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि देखो न्यायमूर्ति जो हैं बेला त्रिवेदी किस विषय पर एक आदेश जारी किया था। तो न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने जो पॉस्को एक्ट है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है, के तहत महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। किसने? बेला त्रिवेदी ने, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उस अधिनियम के अंतर्गत यौन हमले के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क आवश्यक नहीं है, बल्कि इरादा मतलब सेक्सुअल इंटेंट जो है यही मूल तत्व है। इस निर्णय से पॉस्को कानून की सुरक्षा रचना को सुदृढ़ किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉस्को का पूरा आपको नाम याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि NH6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को जोड़ता है। तो NH6 जो है वर्तमान में आपके ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ता है, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा को। ठीक है, NH1 की बात करते हैं तो NH1 जो है हमारा ये अमृतसर को दिल्ली से जोड़ता है और NH2 जो है ये हमारे दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, NH2। ठीक है, तो यही पूरा हमारा क्या GT रोड कहलाता है जो शेरशाह सूरी ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है बनाया था। अगला क्वेश्चन है सूर्य घर बिजली योजना, PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में किए गए हैं। तो गुजरात राज्य में सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किए गए हैं।
तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया है कि नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे, वह किस राज्य से संबंधित थे। तो नारायण गुरु जो है वो केरल के एक महान समाज सुधारक और संत और दार्शनिक थे। कौन? नारायण गुरु। नेक्स्ट पूछा गया कि 13 और 14 मार्च को कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो 13-14 मार्च को हिंदू धर्म में होली मनाया जाता है। ठीक है। समुद्र की गहराई मापने का उपकरण कौन सा है। तो सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक तकनीक है जो ध्वनि तरंगों वेव्स उपयोग करके समुद्र की गहराई और समुद्र जल की बनावट का पता लगाती है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखो आपके आ रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आगे भी आएंगे शिफ्टों में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना का उद्देश्य जो है वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना था, ताकि विकास और संपर्क दोनों को बढ़ावा मिले सके। यह योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2000 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, नौफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में नौफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्थित है। 2025 में भारत का 100% साक्षरता वाला राज्य कौन सा बना है। तो मिजोरम 2025 का 100% साक्षरता दर वाला राज्य बना है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विनिवेश का क्या अर्थ होता है। तो विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपने हिस्सेदारी को पूरी तरह या आंशिक रूप से बेच देना, राजस्व प्राप्त करना, सरकारी बोझ को कम करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना को ही विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। वर्ष 2024 में दिव्यांगजनों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये है जोमेटो, इसको मिला है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मतलब ये भी पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स, ठीक है, लेवल पर। सिविल कोड और अधीनस्थ मतलब सबऑर्डिनेट कोड किसके अधीन राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं। तो जो सिविल कोर्ट है ये आपके 235 के अनुसार आर्टिकल के, ये जो है हमारे अधीनस्थ न्यायालयों नियंत्रण पर्यवेक्षण संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के अधीन होता है। कौन? सिविल कोर्ट। इन न्यायालयों की कार्य प्रणाली, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि मामलों की निगरानी करता है। कौन? सिविल कोर्ट। भारत में AI ड्राइवन माइनिंग जो है मतलब मिनरल एक्सप्लोरिंग लाइसेंस ऑक्शन सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया है। तो वो गोवा ने शुरू किया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ रहा है ये। 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ प्रदर्शित करने का कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो वो है नाटी डांस। वैसे हिमाचल प्रदेश के और भी डांस हैं, नाटी है, भांगी है, नाडू है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का नया वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। तो अजय सेठ को 2025 में 24 मार्च को नया फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भूटान 4 भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का भाग नहीं है। तो भूटान के देखो ये जो भाग हैं आप याद रखेंगे कि भूटान के कुल इतने भाग दिए गए हैं। फिजियोग्राफिक इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन के पश्चिमी भूटान, वेस्टर्न भूटान, मध्य और पूर्वी भूटान, सेंट्रल एंड ईस्टर्न भूटान जिसको बोलते हैं, और दक्षिणी भूटान दिए गए हैं। इसके अलावा उत्तरी भूटान जैसा कोई इसका डिवीजन नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन, उनको देखते हैं। फिर अगली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं यहाँ से दोस्तों कि पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था। तो देखो इधर युद्ध से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। वही पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में अकबर और हैमू के बीच हुआ था। तो ये जीके में इस तरीके के हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार SDG जो हमारा है मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो केरल ने और उत्तराखंड ने 79 अंकों के साथ 79 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है। खराब प्रदर्शन की बात करते हैं तो बिहार, ये एक्चुअली में क्वेश्चन आपके ग्रेजुएट लेवल में भी आया था। खराब प्रदर्शन जो है वो बिहार 57 अंकों के साथ सबसे पीछे रहा है, जबकि लास्ट सेकंड जो है वो झारखंड देखने को मिला है। SDG स्कोर वर्ष 2023-24 में 71 हो गया है, 2020-21 में ये 66 था और 2018 में 57 था। स्कोर जो है वो 0 से 100 के बीच होता है तथा उच्च स्कोर सतत विकास लक्ष्य की दिशा में अधिक प्रगति का संकेत देती है
और राज्य किन शासित प्रदेश को एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर निम्न अनुसार वर्गीकृत किया गया है। जैसे आकांक्षी है तो 0 से 49, प्रदर्शन करता है तो 50 से 64, अग्रणी है तो 65 से 99 और सफल व्यक्ति है तो 100। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। ठीक है, वर्तमान में 26वें इलेक्शन कमीशन अजय कुमार बने हैं। इनको आप जरा मुझे कमेंट करके बताना अजय कुमार हैं या कोई और हैं। कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग जो है फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है, टू सेव द फाइल्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस अनुसूची में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो 5वीं अनुसूची जो है जिसमें कि संविधान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यपाल की शक्तियों, जनजातीय सलाहकार परिषद और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और संरक्षण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो हर्ट लैम्प पूछा गया है, ये पहले भी आया था करंट अफेयर से। हर्ट लैम्प जो है नामक पुस्तक 2025 का मैन बुकर पुरस्कार इसने जीता है। तो देखो हर्ट लैम्प एक लघु कथा संग्रह है जिसको बानू मुश्ताक ने लिखा है कन्नड़ भाषा में। किसने लिखा है? बानू मुश्ताक ने कन्नड़ भाषा में लिखा है। ठीक है, अब देखो हर्ट लैम्प से दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि हर्ट लैम्प अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। तो हर्ट लैम्प को देखो बानू मुश्ताक ने तो जो कन्नड़ भाषा में लिखा है, लेकिन दीपा जो भस्ती हैं इन्होंने इसको अंग्रेजी भाषा में इसको अनुवादित किया है, जिसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2025 का अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है, हर्ट लैम्प को। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम के तहत भारतीय को कौन से विषय स्थानांतरित कर दिए गए हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत डायरकी प्रणाली लागू की गई थी। इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित, जिन पर ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण था। दूसरा स्थानांतरित, ट्रांसफर्ड, जिनका प्रशासन भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। स्थानांतरित विषयों में मुख्यतः शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि और सार्वजनिक कार्य शामिल थे। इस प्रणाली का उद्देश्य भारतीयों को सीमित स्वशासन देना था, शिक्षा और स्थानीय स्वशासन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है कि सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी। तो सुलह-ए-कुल की एक जो फारसी शब्द है, इसको सभी के साथ शांति से रहने के लिए अपनाई गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, जिसका उद्देश्य था सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सहिष्णुता और समान व्यवहार दिखाना। इस नीति के तहत अकबर ने धार्मिक भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की नींव रखी। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है कि संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है। तो संपर्क विधि के द्वारा आपका सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया है कि जागर जो नृत्य है किस भारतीय राज्य में किया जाता है। तो जागर नृत्य उत्तराखंड का एक लोक नृत्य धार्मिक अनुष्ठान है। यह नृत्य देवताओं और पूर्वजों को याद करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जागर नृत्य। अगला क्वेश्चन आया है कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी। तो भारत की पहली फीचर फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी, जो कि मूक फीचर फिल्म थी, दादा साहेब ने बनाई थी ये, जो कि इसमें आवाज़ नहीं थी। लेकिन आला मारा 1931 में बनने वाली फिल्म, देखो 13 में राजा हरिश्चंद्र, दादा साहेब फाल्के के द्वारा मूक पिक्चर, लेकिन आला मारा को बोलती फिल्म बनी थी सबसे पहले, जो कि 1931 में। तो 13 से 31 मतलब डिजिट सिर्फ चेंज कर दिए गए हैं, याद करने का तरीका अपना होगा। रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन अर्देशिर ईरानी ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर का कि किस देश ने घोषणा की है कि सिर्फ उन पर्वतारोही को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने 7000 मीटर से ऊपर किसी पर्वत की चढ़ाई की हो। तो नेपाल सरकार ने इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल 2025 के प्रारूप में एक प्रस्ताव रखा है कि केवल ऐसे पर्वतारोहियों को एवरेस्ट की चढ़ाई की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले नेपाल में कम से कम 7000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत का सफलतापूर्वक शिखर रोहण किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि एवरेस्ट पर भीड़भाड़ को नियंत्रण करना और पर्वतारोहियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, इसलिए। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 78वीं कान फिल्म फेस्टिवल में तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन थे। तो तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक अनुपम खेर थे। यह फिल्म 78वीं कान फिल्म महोत्सव में मार्से द
2 फिल्म सेक्शन में प्रदर्शित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके पॉलिटी से कि केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में है। तो केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार सिर्फ यूनियन लिस्ट में है, केंद्रीय सूची में है। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्र ही इस पे नियम बना सकती है, लागू कर सकती है, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा, विदेश नीति और मुद्रा, ये केंद्र सरकार इस पर नियम बना सकती है। लेकिन राज्य सूची पर केवल राज्य बना सकती है और समवर्ती सूची पर आपके राज्य और केंद्र दोनों बना सकती हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट हमारे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, जॉइंट सिटिंग ली गई है आपकी, और ट्रेड एंड कॉमर्स भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संविधान में। अगला है कि अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, किस राज्य में है। तो अगोड़ा किला जो है गोवा के सिनक्वेरियम समुद्र तट के पास स्थित है। इसका निर्माण 1612 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था ताकि वे समुद्री डच और मराठाओं से अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकें। करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी मुल्क ने साल के शुरुआत में हम पर हमला किया, भारत पर। तो पाकिस्तान ने हमला किया है। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत लैंग्वेज आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो बच्चों के द्वारा भेजे जाते क्वेश्चन है वो लगभग यही होते हैं। अगला है कि आर्टिलरी डील किस देश के साथ हुआ है। तो हाल ही में भारत और आर्मेनिया के मध्य, ये यूएसए याद नहीं रखना है, भारत और आर्मेनिया के बीच जो है आर्टिलरी डील हुई है। आर्मेनिया ने भारत की 155 मिनी ट्राजन तोप खरीदने के लिए ऑर्डर दिया, जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की ओर मजबूत करता है। अगला है यूनेस्को का क्षेत्रीय परिषद 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया है। तो UNECE मतलब रीजनल फोरम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था, इसका क्षेत्रीय सशक्त विकास मंच 2 से 3 अप्रैल जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इस आयोजन का विषय था कि 2030 एजेंडा के सतत समावेशी वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित समाधान आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया से कौन सा रोग होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का। देखो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जिसे संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मानव शरीर में फैलाया जाता है। डीआरडीओ द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था। तो डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया गया था ऑपरेशन सिंदूर में। जम्मू कश्मीर में किस देश के घुसपैठियों को रोकने के लिए अभियान चलाया गया था। तो भारत सरकार के सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर में हर समय पाकिस्तान से आने वाली आतंकवादियों और घुसपैठियों को रोकने के लिए विभिन्न सैन्य अभियानों को अंजाम दिया गया। इसमें प्रमुख अभियान थे ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सिंदूर और LOC के पास सर्जिकल स्ट्राइक। अगला क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर से कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्न में से किसको शामिल नहीं करता है। पॉलिटी से है, सॉरी इकोनॉमिक से दिया गया है। बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, ठीक है, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गरीबों को केवल आय की दृष्टि से नहीं बल्कि 3 प्रमुख आयामों से मापता है। वो कौन कौन से हैं आपके स्वास्थ्य, शिक्षा और मानक जीवन स्तर, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड लिविंग। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस स्थान पर किया गया था। तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्देश्य ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की असेंबली एवं परीक्षण करना है और इसे लखनऊ रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में विकसित किया गया। नेक्स्ट है 2025 में भारत और UAE के बीच वायुसेना की किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। भारत और UAE की वायुसेना ने किस सैनिक अभ्यास में भाग लिया है। तो ये है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, इसमें भाग लिया है। यह एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है जो कि UAE की अल धाफरा एयरबेस पर 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत ने MiG MiG-29 और जगुआर विमानों के साथ हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उलगुआन विद्रोह किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा जो कि झारखंड राज्य से संबंधित है, उधर से संबंधित है ये बिरसा मुंडा के समय का उलगुआन विद्रोह, ठीक है, छोटा नागपुर पठार में हुआ था। इस विद्रोह का उद्देश्य जो है वो ब्रिटिश हुकूमत जमींदारों और दिकुओं के शोषण के खिलाफ मुंडा आदिवासियों के जंगल जीवन की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंबन बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो पंबन द्वीप जो है तमिलनाडु में
राज्य में स्थित है। पंबन द्वीप रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया है कि दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है उसे किसके कारण होती है, तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है दक्षिण भारत में वर्षा, ना कि आप ये मैंगो शावर मत लगाएंगे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण ये वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा था, तो भोजन के लिए, फूड के लिए आज़ादी के तुरंत बाद भोजन की सबसे बड़ी कमी देखने को मिली थी। तो ये टोटल दोस्तों क्वेश्चन शिफ्ट के आए हुए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। थैंक यू।